हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेंटेनेंस को जो है बिल्कुल कम से कम कैसे करते हैं। क्या आपको आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में रखनी चाहिए कि जो आप पे जो है मेंटेनेंस कम से कम बंधे। देखिए, ये जो है मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स कुछ दे रहा हूँ जो कि मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैंने जो है कम करवाए हैं केसेस में, और कई केसेस में काफ़ी इफेक्टिव रही हैं ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने जो कोर्ट में पेश किया है। तो मैं आपको बिल्कुल लाइव और प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ। पर ये एडवाइस आप अपने केस में डायरेक्टली मत अप्लाई करना, क्योंकि हर केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो फिर आपको जो है ऑब्वियसली कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई करना। पर हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है मैंने कुछ केसेस में जो है मेंटेनेंस जो है रिड्यूस करवाया है, और उसमें जो है ये आर्ग्यूमेंट्स जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, जब भी जो है मेंटेनेंस का केस वाइफ डालती है तो एक ही पर्पस होता है कि एक्सट्रैक्ट करना है, मनी एक्सट्रैक्ट करना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस बंधे उतना उसके लिए बेनिफिट है, और वो जो है तभी जो है मेंटेनेंस का केस जो है डालती है आपके ऊपर। अब देखिए, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाइफ की बैकग्राउंड क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या वो पहले वर्किंग थी? आपके अगर केस में वो वर्किंग है तो क्या उसकी सैलरी क्या थी पहले, और क्या वो क्वालिफिकेशन क्या थी उसकी। अगर वो वर्किंग नहीं भी है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप एक क्वेश्चन ये रेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट कि उसने जो है अपनी पिटीशन में जो है, एक तो है वो वेल क्वालिफाइड, पहले की जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंसील की है, और अभी क्यों नहीं वर्क कर रही वो चीज़ भी उसने जो है कंसील की है कोर्ट के सामने। तो उसे जो है एक्सप्लेन करना है कि क्यों वो नहीं काम कर रही। अगर उसने नहीं एक्सप्लेन किया तो आपको ये पॉइंट रेज करना है कोर्ट के सामने। डिस्पाइट क्वालिफिकेशन वो काम क्यों नहीं कर रही, ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट है कि वो वर्किंग क्यों नहीं है अभी। अगर वो इतनी क्वालिफाइड है, उसकी कोई लाइबिलिटीज नहीं है, वो काम कर सकती है, वो काम कर क्यों नहीं रही है अभी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रेज करना है कोर्ट में। तो अब आपको जो है, अगर दूसरी पार्टी ने कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं किया इस पॉइंट पे कि वो वर्किंग क्यों नहीं है, तो आपको एक और पॉइंट आपको रखना है कोर्ट के सामने कि अगर इसको अगर हाई मेंटेनेंस दे दी जाएगी तो उसका जो आइडियल बिहेवियर है कि वो उसे भाई खाली बैठने का बिहेवियर है, उसको इंकरेजमेंट मिलेगी, तो वो जो है जॉब की सर्च नहीं करेगी। और अगर वो जॉब की सर्च नहीं करेगी डिस्पाइट क्वालिफिकेशन, ये पर्पस नहीं है 125 सीआरपीसी का। तो अगर वो जॉब की सर्च करती है तो मिनिमम जो है अलाउंस देना चाहिए, कि वो इनकरेज ये होना चाहिए कि वो जो है जॉब की सर्च करे, आइडियल ना बैठे। तो ऐसी आर्ग्यूमेंट से मैंने कई मेंटेनेंस केसेस कम करवाए हैं, मेंटेनेंस जो है वो कम करवाई है। तो एक तो आपको ये आर्ग्यू करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इस आर्ग्यूमेंट को भी पेश कर सकते हैं कि अभी तक उसने कितनी जो है जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, ये भी कोर्ट को जो है उसने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पड़ सकता है कि वो कितनी जॉब्स के लिए उसने ऑलरेडी जॉब सर्च शुरू की थी, और कितनी जॉब्स के लिए उसने जो है अप्लाई किया है, कितनी कंपनीज में अप्लाई किया है, क्या है, कितने इंटरव्यूज दिए हैं। ये सब चीज़ें जो है आपको उससे पूछने पड़ेंगे, और आपको ऑनेबल कोर्ट को जो है बताना पड़ेगा कि ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि ये कितनी इन्होंने बोनाफाइड एफर्ट मारे जॉब लेने के लिए भी। तो एंड में आपको बस यही कहना है कि ये जो मेंटेनेंस केस है ये बस प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है, ताकि इस केस से जो है अच्छी खासी सेटलमेंट हो जाए और काम करना ना पड़े, जॉब जो है सर्च करनी ना पड़े। तो ये सब चीज़ें जो है आपको कोर्ट के सामने रखनी पड़ेंगी। फिर अगर आपकी वाइफ वर्किंग है, कई बार ये होता है कि कंसीलमेंट होती है कि वो वर्किंग होती है और कोर्ट के सामने दिखाती है कि वो वर्किंग नहीं है। तो अगर वो वर्किंग है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको फाइंड करना है कि वो कहाँ वर्किंग है, किस पोस्ट पे वर्किंग है, और कितनी सैलरी जो है विड्रॉ कर रही है। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कोर्ट मंगवा सकता है, बट प्रोवाइड आप जो है एक स्पेसिफिक डिटेल्स जो है कोर्ट को जो है प्रोवाइड करो। सेक्शन 91 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन और डाल सकते हो आप। फिर आप अपने लिए आर्ग्यूमेंट उसके बाद शुरू करना। जब आप ये आर्ग्यू सारा चीज़ें कर लोगे उसके बाद अपनी आर्ग्यूमेंट्स आपको शुरू करनी है। उसमें आपको जो है अपनी लाइबिलिटीज़ दिखानी है, पेरेंट्स
जो है आप पे डिपेंडेंट है। पेरेंट्स की कितनी डिजीज़ हैं, तो पेरेंट्स की डिजीज़ या हेल्थ के बारे में आपको डिस्कस करना है। मेडिसिन पे कितना खर्चा हो रहा है, ईपीएफ और टैक्सेशन जो है आपका जो कटता है अगर आप सैलरीड हैं तो वो चीज़ आपको दिखानी है। और मेन है कि जितना आप स्पेसिफिक होंगे उतना आप कोर्ट के लिए भी इजी होगा, और जितना आप जेन्युइन होंगे उतना कोर्ट के लिए बहुत इजी होगा कि आपकी जो बात है वो सुनी जाएगी। प्रॉब्लम ये आती है जब आप जेन्युइन नहीं होते और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं कि अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए, या आप अपनी नौकरी तक छोड़ देते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वो चीज़ें मत करिए। जो आपका स्टेटस ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस हिसाब से ही आपको आर्ग्यू करना है, उसमें ज़्यादा चेंजेस मत कीजिए जितना हो सकता है। तो फिर आप एक और पॉइंट आप ले सकते हैं कि वाइफ जो है विदाउट एनी रीज़न जो है घर छोड़ के गई थी, और आपके जितने एफर्ट्स हैं व्हाट्सएप चैट या वेब व्हाट्सएप और ये सब जो आपने कोई नोटिस भेजा होगा या घर बुलाने का जितने आपने एफर्ट्स किए होंगे वो सब जो है कोर्ट को आपको बताने पड़ेंगे। आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि मैंने ये जनाब इस दिन घर छोड़ के गई थी, अगले दिन से ही मैंने फॉलो अप करना शुरू किया था कि कब आएगी, और मेरी तरफ से ये है कि मैं तो इसे रखना चाहता था और ये खुद ही अपनी मर्जी से जो है गई है। और ये आपको जो है जेन्युइन जो है व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ाने पड़ेंगे। देखिए जो भी रिकॉर्ड होता है ना कोर्ट में, जो भी आपका रिकॉर्ड है, देखिए एज अ लॉयर मेरी ये ड्यूटी है कि भाई रिकॉर्ड्स जो है वो एटलीस्ट जज साहब के सामने रख दूं, पढ़वा दूं उन्हें। डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है, पर अगर लास्ट रिजॉर्ट यही रहता है कि अगर सब चीज़ें मेरे अगेंस्ट ही जा रही हैं तो एटलीस्ट मैं रिकॉर्ड को पढ़वा दूं, जो मैंने एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्स रखे हैं कोर्ट के सामने, तो एटलीस्ट वो मैं गो थ्रू करवा दूं। तो वो उससे क्या होता है, कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जजेस, और कई बार जो है डिसीजन आपके फेवर में दे देते हैं डिस्पाइट कि आपके अगेंस्ट वो कुछ बातें बोल रहे हो। तो आपको हमेशा जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना भी रिकॉर्ड है वो आपको जो है गो थ्रू एटलीस्ट करवाना चाहिए इंटरिम आर्ग्यूमेंट्स पे। तो एटलीस्ट वो अगर गो थ्रू करवा देंगे तो हो सकता है कि कोर्ट का जो है डिसीजन बदल जाए, और हो सके तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स भी दे दीजिए, वो भी बेनिफिशियल रहता है जब आप इंटरिम मेंटेनेंस की या फाइनल मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट्स होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना आप जेन्युइन रहेंगे, जितना आपका केस जो है बोनाफाइड रहेंगे कोर्ट के साथ, कोर्ट उतना ही आपसे रिएक्ट करेगा। ये मैंने चीज़ नोट की है। तो जितना आप जेन्युइन बिहेव करेंगे उतना होगा। कई केसेस में 1/3 रूल होता है मेंटेनेंस का, मैंने 1/5 तक रिड्यूस करवाया हुआ है। तो कई केसेस में मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है ऐसे में, तो आप भी अपने केस में कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल ज़रूर पढ़ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आर्टिकल का लिंक है, वो ज़रूर पढ़ना आप आर्टिकल। उसमें बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो आपके केस के लिए काम आएंगी, और ये आप जजमेंट डाउनलोड करिए और अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो आप पेश कर सकते हैं कोर्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।